हेलो एवरीवन। अभी हम लोग जो सीरीज चल रहा है, जो कि केजीएमयू का मॉडल पेपर का सीरीज हम लोग का चल रहा है, जो कि ये दूसरा सीरीज है। इससे पहले भी एक सीरीज कंप्लीट हो चुका है, उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। नेक्स्ट जो है हम लोग का इसका सेकेंड वाला सीरीज है ये। तो इसके यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे, या तो सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी रहेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम पे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। To give Fowler position to a patient, the head of the bed is raised to। बोला कि फाउलर पोजीशन देने के लिए जो बेड का जो हेड ऑफ द बेड जो है, बेड का हेड कितने ऊपर यहाँ पे रेज करेंगे। अब इसे मान लेते हैं ये हेड, ये बेड है, तो ये जो ये वाला पोर्शन है इसका कितना रेज किया जाएगा, यानी कितना ऊपर उठाया जाएगा, ताकि क्या हो जाएगा, उसको कौन सा पोजीशन दे पाएंगे, फाउलर्स पोजीशन दे पाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आते हैं और इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। इसका कंफ्यूजन आज यहाँ से दूर कर लीजिए। इसमें होता है क्या है, देखिए, अगर यहाँ पे फाउलर्स ना पूछ करके हाई फाउलर्स पूछता, हाई फाउलर अगर पूछ देता हाई फाउलर्स, तो यहाँ पे आंसर बदल जाता। बट यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है, फाउलर्स पूछा है। अगर हाई फाउलर पूछता तो यहाँ पे आपका हो जाता 90 डिग्री पे दिया जाता है हाई फाउलर्स। बट अगर फाउलर्स की बात किया है तो फाउलर्स के लिए पोजीशन जो दिया जाता है, आपका जो पोजीशन होता है आपका 45 से लेकर के 60 डिग्री का पोजीशन यहाँ पे दिया जाता है। 45 से लेकर के 60 डिग्री का यहाँ पे पोजीशन दिया जाता है, यानी एंगल दिया जाता है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 45 भी है 60 भी है, इसमें कौन सा चुने। तो मेनली यहाँ पे बेस्ट आंसर होता है 45 डिग्री ही माना जाता है, जो कि फाउलर्स के लिए, ठीक है। और हाई फाउलर्स पूछ दे तो आपको 90 डिग्री करके आने हैं। वहीं अगर सेमी फाउलर्स पूछता है तो आपको 30 से लेकर के 45 तक माना जाता है, जो कि सेमी फाउलर्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो इसका आंसर है। वहीं अगर हाई फाउलर पूछेगा तो 90 डिग्री, वहीं अगर सेमी फाउलर पूछेगा तो 30 से लेकर के 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि जो एपिकल पल्स और रेडियल पल्स जो है उसमें का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है। देखिए, एपिकल पल्स यानी जो आप हार्ट के एपिकल साइड से अगर आप जो लेते हैं उसको एपिकल पल्स बोला जाता है, और जो रेडियल पल्स जो आप रेडियल साइड से आप जो लेते हैं वो रेडियल पल्स है। तो उसमें का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है पल्स डेफिसिट, नेक्स्ट है पल्स एम्पलीट्यूड, और सी है आपका, यहाँ पे ये सी होगा, सी है आपका रिदम डेफिसिट, और डी है हार्ट एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है पल्स डेफिसिट को ही बोलते हैं। जो एपिकल और रेडियल पल्स का जो डिफरेंस होता है उसी को पल्स डेफिसिट बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली जैसे मान लेते हैं क्या होता है कि इसमें पल्स डेफिसिट का अगर समझा जाए तो जो रेडियल पल्स जो होता है उसमें कम देखने को मिलता है। पल्स डेफिसिट में क्या होता है, जो रेडियल पल्स जो होता है वो क्या रहता है, लेस रहता है, यानी कम रहता है। यानी रेडियल पल्स जो रहता है कम रहता है किसके अपेक्षा में, आपका एपिकल पल्स के। तो सपोज डेट मान लेते हैं अगर एपिकल पल्स आपका 140 था और यहाँ पे रेडियल पल्स आपको देख रहे हैं तो इसका 80 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसमें डिफरेंस अगर 60 जो आएगा, 60 इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पल्स डेफिसिट कहलाएगा, ठीक है। तो पल्स डेफिसिट का यही मतलब है कि जो रेडियल पल्स जो है किससे, एपिकल पल्स से जो कम रहता है उसे माइनस करके जो निकाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट बोलते हैं। और ये किस कहाँ पे देखने को मिलता है, अगर तो एट्रियल फिब्रिलेशन अगर होता है, एट्रियल एएफ बोला जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में, एएफ के केस में आपको ये पल्स डेफिसिट देखने को मिलेगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट उसका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बट लेकिन उसमें का जो ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, क्योंकि हार्ट सिर्फ क्या करता है, फड़फड़ाता है, यानी मतलब सिर्फ कंपन करेगा, इन द सेंस की बीट तो करेगा बहुत ज़्यादा, बट उसमें से जो ब्लड का इजेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अदर पार्ट में वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचता है। तो जब ब्लड पहुँचेगा नहीं बॉडी में, तो ये रेडियल पल्स में भी ब्लड नहीं पहुँचेगा, रेडियल पल्स में भी यानी रेडियस एरिया में भी ब्लड नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे उसका रेडियल पल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि मे बी ये जो पेरिफेरल परफ्यूजन भी कम हो जाता है, उस केस में भी आपको क्या देखने को मिलता है, हार्ट रेट तो कम रहेगा, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा लेकिन उसका क्या रहेगा, रेडियल पल्स उसका कम रहेगा। यानी उसको जो अगर फ्लूइड अगर कम है तो उसको बीट करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए हार्ट तो पंप कर रहा है, हार्ट तो ब्लड पंप कर रहा है, और उसका क्या कर रहा है कि उसका हार्ट अपना रेट बढ़ा करके, यानी ज़्यादा जल्दी उसका हार्ट रेट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड
पूर्ति हो, बट लेकिन प्रॉपर उतना वहाँ तक पेरिफेरल से परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, सर्कुलेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से रेडियल पल्स कम हो जाता है। तो बेसिकली यही होता है पल्स डेफिसिट, जो अगर मान लेते हैं एपिकल पल्स से आप रेडियल पल्स जो माइनस कीजिएगा वही कहलाता है आपका पल्स डेफिसिट। तो वहीं हम लोग का पूछा था, डिफरेंस बताना था कि बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो पल्स डेफिसिट बोलते हैं। कि ना जाने कितने एग्जाम में पूछा होगा, कम से कम 15 से 20 एग्जाम में अभी तक पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन क्लाइंट। बोल रहा है कि जो मानते हैं कि रेस्पिरेशन जो नॉर्मल है उसका रेट भी नॉर्मल है, रिदम भी उसका नॉर्मल है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस टर्म के लिए, उसके लिए क्या कौन सा टर्म यूज किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है यूपनिया यूज किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है यूपनिया, जो कि नॉर्मल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जो कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, रिदम है और डेप्थ है, उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एपनिया की अगर बात की जाए तो एपनिया को क्या बोलते हैं, यानी इसमें होता है एब्सेंट रेस्पिरेशन रेट को क्या बोलते हैं, एपनिया बोलते हैं, यानी एपनिया ए फॉर एब्सेंट। तो यहाँ पे अगर एब्सेंट हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट सीज कर जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो उसको एपनिया बोला जाता है। और ब्रेडिपनिया से आपको क्या समझ, ब्रेडिपनिया जो होता है, अगर सपोज दैट अगर 12 से रेस्पिरेशन रेट जो है 12 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 12 से रेस्पिरेशन रेट लेस रहेगा यानी कम रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिपनिया बोलेंगे। टेकिपनिया की अगर जहाँ तक बात आती है तो इसमें 20 से मोर देन 20 अगर आएगा रेस्पिरेशन रेट, तो आपको क्या बोलेंगे, टेकिपनिया बोलेंगे। तो यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया, जो कि टर्मिनोलॉजी के टर्म पे आप समझ सकते हैं कि ये सब क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है, जो कि मे भी कभी कभी टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चंस आपके 3 से 4 को अभी तक जो है 4-5 जगह पे ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो मे भी उसके ये 3 से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन तो पूछा ही क्या है 3-4 जगह अभी तक। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो भी टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार जो हम आपको बता रहे हैं, तो अपने लैंग्वेज में आप अगर कभी भी नोट्स बनाइए तो अपने लैंग्वेज में बनाइए, ताकि उसको समझने में ईजिली हो, ईजिली आप लोग समझ पाएँ, और प्रॉपरली आप उसको एक बार देखें तो याद आ जाए वो चीज़ें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर ग्लासगो कोमा स्केल। तो ये बोल रहा है कि कौन सा जो है पैरामीटर इसमें मतलब शामिल नहीं किया गया, मतलब नॉट अ पैरामीटर, यहाँ पे क्या बोला था कि पैरामीटर नहीं है, मतलब कौन सा पैरामीटर ग्लासगो कोमा स्केल में यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला है आई ओपनिंग। हाँ जी, ये होता है, आई ओपनिंग होता है। आई ओपनिंग में इसका जो मतलब जो रेटिंग जो होता है 1 से लेकर के 4 तक इसको दिया जाता है, इसमें रिस्पॉन्स दिया जाता है प्रॉपर। उसका एक इसका सेपरेट हो सकता है, जो भी रेटिंग स्केल रहेगा उसका प्रॉपर एक सेपरेट हम वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इसमें आई ओपनिंग का लेकर के इसमें नंबरिंग जो मार्किंग किया जाता है 1 से लेकर के 4 तक किया जाता है। नेक्स्ट है पुपिलरी रेस्पॉन्स। पुपिलरी रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं होता है, तो ये आपका कट हो गया है, जो कि यही हम लोग का आंसर होगा, क्या होगा, पुपिलरी रेस्पॉन्स नहीं होता है। आगे हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तब ये नेक्स्ट है क्या, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स होता है, जो कि ये सही है। वर्बल रिस्पॉन्स होता है, तो इसमें जो नंबरिंग दिया जाता है 1 से लेकर के 5 तक इसमें नंबरिंग दिया जाता है। मोटर रिस्पॉन्स, हाँ मोटर रिस्पॉन्स भी होता है, तो इसमें इसका जो नंबरिंग दिया जाता है 1 से लेकर के 6 तक दिया जाता है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये सब क्वेश्चंस के जो वर्डिंग जो होता है, जो ना वर्ड दे दिया है, यहाँ पे नॉट दे दिया है, तो आपका पूरा आंसर ही बदल जाएगा। इसमें ऐसा चुनना है जो कि नहीं होता है। तो ये 3 तो होते हैं, आई ओपनिंग होता है, वर्बल रिस्पॉन्स होता है, मोटर रिस्पॉन्स होता है। कौन सा नहीं होता है, तो पुपिलरी रिस्पॉन्स इसमें नहीं होता है, यही वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, तो जीसीएस की अगर हम लोग बात करें ग्लासगो कोमा स्केल की, तो इसका मिनिमम अगर देखा जाए, मिनिमम इसका स्कोरिंग होता है, मिनिमम स्कोरिंग इसका जो होता है आपका 3 होता है, 3 होता है। वैसे मान लेते हैं कि आई ओपनिंग में सबसे कम अगर स्कोरिंग आपको आया आपका 1, तो 1 उसको जोड़िएगा। वर्बल रेस्पॉन्स में भी अगर सबसे कम आया 1, तो इसको 1 जोड़िएगा। फिर अगर मान लेते हैं मोटर रेस्पॉन्स में सबसे अगर कम भी आया, तो इसका 1, तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो इसका जो है मिनिमम इसका जो है स्कोरिंग होता है 3, और मैक्सिमम स्कोरिंग होता है आपका 15। मैक्सिमम स्कोरिंग होता है कितना, 15 इसका मैक्सिमम स्कोर। अगर इसको काउंट भी करना चाहे तो आप कर पाएंगे। कितना हो रहा है, 4 और 5 9 हो गया, और 9 और 6 15 हो गया। तो मैक्सिमम हो गया 15 और मिनिमम हो गया 3, यानी 3 से कम नहीं हो सकता है जीसीएस स्केल का उसका रेटिंग। ठीक है, अभी आप लोग बता दें इसमें क्या हुआ था। अभी पिछले नॉट सेट में, यानी जो 23 में जो नॉट सेट लगा था, नॉट सेट 5, तो
तो उसमें क्या पूछ दिया था कि डेड बॉडी का जो है मतलब डेड पेशेंट का मतलब डेड इंडिविजुअल का मानते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल डेड हो गया है मतलब मर गया है, उसका जीसीएस पूछा था। ठीक है, जीसीएस उसका पूछा था कितना होगा। तो बहुत बच्चे इसमें उसमें ऑप्शन में 0 भी था और 3 भी था। तो बहुत सारे बच्चे इसमें 0 करके आए थे, क्योंकि डेड हो गया तो उसका क्या होगा, जीसीएस 0 हो गया। लेकिन ये क्या था, गलत था। उसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि जीसीएस का सबसे मिनिमम स्कोर 3 होता है। चाहे वो जिंदा रहे मुर्दा रहे, अगर मतलब अगर कोमा में भी है तो भी अगर कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है तो भी उसका 3 होगा। अगर डेड भी है तभी भी कोई रिस्पांस नहीं देगा तभी भी उसका 3 ही होगा, क्योंकि 3 से कम उसका जीसीएस का रेटिंग हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए उसका रेटिंग कितना होगा, 3 होगा। जो कि ये किसका क्वेश्चन है, नॉर्सेट का क्वेश्चन है, नॉर्सेट 5 का। नॉर्सेट 5 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी रिसेंट, इसी साल अभी रिसेंट में ही। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आते ही रहते हैं। हो सकता है लैंग्वेज बदल के आए, लेकिन कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था जस्ट इसी पे बेस्ड होकर के। ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन क्या है, मिनिमम स्कोर पॉसिबल फॉर जीसीएस स्केल। अभी हम आप लोग को बता दिए हैं कि मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, कम से कम 3 तो रहेगा ही। कम से कम जो है जीसीएस स्कोर में 3 तो रहेगा ही। तो वहीं बोला कि मिनिमम स्कोर यानी सबसे कम कितना हो सकता है, तो 3 हो सकता है। 3 से कम कभी भी जीसीएस का स्कोरिंग नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया सी, जो कि 3 है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू एसेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सा जो है जो यूज किया जाता है स्केल को, किसके लिए, तो कॉन्शियसनेस के लिए। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, बात वही है। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन मिला था, फिर क्वेश्चन मिला क्या है कि जीसीएस जो होता है, जीसीएस स्केल जो होता है, जो ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है, यहीं क्या होता है, कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी कुछ नॉलेज एकत्रित कर लेंगे। तो ब्रेडन स्केल क्या होता है, बेड सोर्स के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, बेड सोर्स के यहाँ पे बेड सोर्स के लिए यूज किया जाएगा। जैसे ब्रेडन स्केल जो होता है बेड सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर जो होता है, अगर बेबी जो बॉर्न होता है तो उसको 1 मिनट और जस्ट उसके फिर 5 मिनट के बाद इसको चेक किया जाता है। 1 मिनट और 5 मिनट मतलब 2 बार चेक किया जाता है। अपगार स्कोरिंग जो है 2 बार किया जाता है, एक तो जन्म होने से 1 मिनट में, फिर उसके 5 मिनट के बाद। तो 2 बार चेक किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, जो बेसिकली उसका एक्टिविटी को देखते हैं, उसके पल्स को देखते हैं, उसका ग्राइमेज देखा जाता है, अपीयरेंस देखा जाता है, रेस्पिरेटरी रेट देखा जाता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है इसमें। तो अपगार स्कोरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम आप लोग को जो बताएंगे, इसका जो रेटिंग स्केल जो जितने में, उसी में हम लोग इंक्लूड करके इसको भी पढ़ लेंगे डिटेल में कभी। तो इसका अगर मैक्सिमम इसका जो होता है नंबरिंग क्या होता है, इसका 10 होता है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 10 हो सकता है। और मिनिमम की अगर बात किया जाए तो इसमें मिनिमम 0 भी होता है। इसमें मिनिमम 0 भी होता है, क्योंकि उसका जो रेटिंग होता है 0 से लेकर के 0, 1, 2 करके होता है, 0, 1 और 2। तो मैक्सिमम 10 होगा, क्योंकि इसमें 5 मार्क होता है, 5 रैंकिंग होता है इसमें। क्योंकि अब अपीयरेंस पर इसके देख रहे 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें अपकार में 5 इंक्लूड हो रहा है ना। तो अगर मैक्सिमम 2 रहेगा तो 2 गुणे 5 कीजिएगा तो 10 आएगा, और 0, 0 से करेंगे तो 0, 0 करके आएंगे। अगर 0, 0 रहेगा तो 0 होगा। तो मिनिमम उसका 0 रहेगा और मैक्सिमम इसका 10 रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और स्नेलन चार्ट की अगर बात किया जाए तो स्नेलन चार्ट विजुअल एक्यूटी को देखने के लिए यूज किया जाता है, चेक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, नर्स एसेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, विच ऑफ द फ्लोइंग सिम्टम इज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। देखिए पूछ क्या रहा है ये, नर्स क्या कर रही है कि जो पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को नर्स एसेस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि तो उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्लोइंग जो है जो कि अर्ली इंडिकेटर है। इसमें एक एक वर्ड को समझने वाली है कि अर्ली इंडिकेटर जहाँ बोल दिया तो यहाँ से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर लेट पूछता तभी भी चेंज हो जाता। तो अर्ली इंडिकेटर यानी सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले जो है रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। कोई भी अगर पेशेंट रहता है उसमें अगर हाइपोक्सिया होता है तो उसमें क्या होता है, पहले रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। रेस्टलेसनेस और रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज रहेगा। जब भी हाइपोक्सिया होगा तो रेस्टलेसनेस रहेगा और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज रहेगा, चाहे वो अनकॉन्शियस पेशेंट हो या फिर
कॉन्शियस पेशेंट हो, कोई भी दोनों में से कोई भी पेशेंट हो, आंसर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि पहला इंडिकेटर अर्ली इंडिकेटर यही होता है। रेस्टलेसनेस रहेगा तो भी आप मार सकते हैं, और उसमें अगर ये ना दे करके इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट अगर देता है तो भी आप मार सकते हैं। अगर दोनों देता है तो बोथ अगर ऑप्शन रहेगा तो बोथ भी मार सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ अर्ली दिखाता है, मतलब अर्ली इंडिकेटर है किसका, हाइपोक्सिया का। हाइपोक्सिया मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसी को हाइपोक्सिया बोला जाता है। और जो अगर लेट पूछता है, यहाँ पे अर्ली पूछा है, अगर सपोज डेट यहाँ पे अर्ली ना दे करके अगर पूछ देता क्या लेट, यानी बाद में कौन सा देखा जाएगा, यानी हो सकता है कि हाइपोक्सिया होने के कुछ देर बाद, यानी लेट सिम्टम क्या दिखाई देगा, तो उसका क्या हो जाता, साइनोसिस हो जाता, क्योंकि साइनोसिस कुछ देर के बाद होता है। ये नहीं कि हाइपोक्सिया होते जस्ट साइनोसिस नहीं हो जाता है, उसके अगर थोड़ी देर के बाद साइनोसिस देखने को मिलता है। अगर तो लेट पूछता है तो साइनोसिस हो जाता है, और अर्ली पूछा है तो रेस्टलेसनेस एंड अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा तो रेस्टलेसनेस भी होगा और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज भी होगा। अर्ली इंडिकेटर है किसका, हाइपोक्सिया का, यानी ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कैटगट इज मेड फ्रॉम, कैटगट क्या है, एक सूचर का एक टाइप है। कैटगट जो है एक सूचर का टाइप है, जो कि सूचर से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। सूचर का एक क्या है, टाइप है कैटगट। तो कैटगट जो है किस चीज़ से बना होता है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, वही बोल रहा है कि कैटगट इज मेड फ्रॉम, यानी किस चीज़ से बना होता है कैटगट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह बार बार ये चीज़ आता है। तो ये बोल रहा है कि कैटगट किस चीज़ से बनता है, गट ऑफ द कैट, मतलब कैटगट गट ऑफ द कैट से बनता है, तो नहीं, मतलब कैट से यहाँ नहीं बनता है, गट ऑफ सीज। ठीक है, ये आंसर सही है, क्योंकि ये सीप के, भेड़िया के जो है इंटेस्टाइन जो होता है ना, उसी से बनता है, इंटेस्टाइन ऑफ सीप जो होता है। ठीक है, या फिर गट ऑफ सीप, इसी से ये बनता है, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है गट ऑफ हॉर्स, नहीं इससे नहीं बनता है। गट ऑफ कैमल, नहीं इससे नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या है, गट ऑफ सीप, यानी सीप के इंटेस्टाइन से ये चीज़ बनता है कैटगट सूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक्स प्रायोरिटी एट दिस टाइम। बोल रहा है कि पेशेंट क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है कहाँ से, सर्जरी से, तो उसमें कौन सा जो डायग्नोसिस होगा जो प्रायोरिटी पे, प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट होगा। ठीक है, विच नर्सिंग डायग्नोसिस तो सब रहेगा, बट ये क्या प्रायोरिटी की जहाँ बात आएगी, प्रायोरिटी का मतलब माना जाता है फर्स्ट। अगर वहीं अगर प्रायोरिटी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नहीं दिया तो फर्स्ट मानना है, अगर वहीं बोल देता सेकंड प्रायोरिटी, मतलब अगर बोलता है सेकंड प्रायोरिटी तो आपको फर्स्ट ना चुन करके सेकंड चुनना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी देखना है। तो क्या होता है, पहला है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, हाँ यही आपका आंसर है, क्योंकि जो पहले प्रायोरिटी किस पे दिया जाता है, जो ब्रीदिंग पैटर्न पे दिया जाता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, देखिए डायग्नोसिस ये भी रहेगा लेकिन प्रायोरिटी में नहीं रहेगा, इसको भी चेक करना है, बट प्रायोरिटी में नहीं। पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, उसका ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये भी होता है बट प्रायोरिटी नहीं है अभी। डायरिया भी प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं है। देखिए प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को करने के लिए एक ट्रिक होता है, ए बी और सी, ए फॉर एयरवे और बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या है कि पहला क्या दे रखा है कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। देखिए अगर सपोज डैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा है कि ब्रीदिंग पैटर्न, अगर ए में ऑप्शन नंबर में क्या दे देता है, यहाँ पे सपोज डैट ए में वैसे ही देता, ए में जैसे दिया है वैसे देता इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी में क्या देता, एयरवे मैनेजमेंट अगर दे देता, एयरवे मैनेजमेंट करेंगे, या फिर एयरवे मैनेजमेंट के लिए अगर कुछ ऑप्शन बना के देता, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रीदिंग को ना करके हम लोग एयरवे को करते, क्योंकि हम लोग अभी क्या देखें, एयरवे ब्रीदिंग फिर सर्कुलेशन, पहले एयरवे को प्रायोरिटी देंगे फिर ब्रीदिंग को, एयरवे अगर नहीं रहेगा तो ब्रीदिंग को, फिर ब्रीदिंग नहीं रहेगा तब सर्कुलेशन को। तो अभी हम लोग को क्या था, एयरवे नहीं था, इसीलिए हम लोग कहाँ पे चलेगा, ब्रीदिंग पे चलेगा। अगर ब्रीदिंग भी रहेगा एयरवे भी रहेगा तो हम लोग को एयरवे पर जाना है, एयरवे वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पहले हम लोग को प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन करने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। तो एयरवे नहीं था इसीलिए हम लोग कहाँ गए थे, ब्रीदिंग पे गए थे, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए था जो सही था। नेक्स्ट है कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। ठीक है, बोल रहा है कि कलर कोडिंग जो है इसका नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का, तो इसमें क्या है,
पूछ रहा है कि क्या कलर कोडिंग रहेगा, तो इसमें पहला है ब्लैक विद वाइट शोल्डर। देखिए ये नाइट्रस ऑक्साइड का पूछा है तो ये वाला नहीं होगा। ये किसका है? ऑक्सीजन सिलेंडर का, O2 सिलेंडर का है, O2 सिलेंडर का है। ऐसा ही अगर मान लेते हैं, अगर पूछ देता, अगर यहाँ पे तो नाइट्रस ऑक्साइड दे रखा है सिलेंडर का, अगर पूछ देता कि कलर कोडिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, तो आपको क्या करना था? ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हो जाता, क्योंकि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या रहता है, उसका जो ब्लैक क्या रहता है, बॉडी तो उसका ब्लैक रहता है, लेकिन उसका जो शोल्डर जो होता है, ऊपर वाला पोर्सन, जैसे मान लेते हैं ये वाला है, ये मान लेते हैं ये है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे चीज़ है मान लेते हैं इसे बनाए हैं, तो ये वाला रहेगा क्या? ब्लैक, और ये वाला पोर्सन रहेगा आपका वाइट। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन सिलेंडर को बता रखा है ये, तो ये वाला नहीं है। ब्लैक, तो ब्लैक भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक किसका होता है? ब्लैक जो होता है नाइट्रोजन का होता है। ये किसका है? नाइट्रोजन का है, ये है आपका नाइट्रोजन का। और तीसरा में क्या दिया है इन्होंने? फ्रेंच ब्लू या फिर लाइट ब्लू या फिर ब्लू। यही आपका क्या है? आंसर है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का कलर वही होता है। फ्रेंच ब्लू बोल सकते हैं, या फिर उसको लाइट ब्लू भी बोला जाता है, या फिर उसको डायरेक्ट अगर सिर्फ ब्लू भी दिया रहता है तो अभी भी इसका आंसर यही होता है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का कलर यही रहता है। और नेक्स्ट है आपका ग्रे। ग्रे भी नहीं है, क्योंकि ग्रे किसका है? ग्रे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का ये कलर होता है, ठीक है, CO2 सिलेंडर का ये कलर रहता है ग्रे। तो ये चारों कलर इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं, चाहे आपको कभी ऑक्सीजन का पूछ ले, कभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ ले, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का भी पूछा हुआ है, नाइट्रोजन का भी कभी पूछ ले। तो ये सारे क्वेश्चंस, इसमें और भी बहुत सारे सिलेंडर होते हैं, बट एटलीस्ट आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा। और बाकी जो भी आप लोगों को कोई डाउट है इसमें, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो भी बाकी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।